हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज़ाद आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आज़ाद अल्फ़ा पे स्वागत करता हूं। आज बड़ी खुशी का दिन है। मेरे खुशी के दिन का जो आशय है वो भारत सरकार द्वारा वसूले गए टैक्स के रिकॉर्ड को लेके है। मैं आपके बीच में आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो आपको बहुत आम लग सकता है, क्योंकि ये आम बात है, क्योंकि आप लोग या हम लोग आम आदमी हैं और हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया जाता है कि हम क्या उत्पादन कर रहे हैं, उसकी लागत हमको क्या मिल रही है, उसमें हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है, या जो हम खरीद रहे हैं उस पे हमें क्या प्रॉफिट हो रही है और कितना हम उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। और उसके स्थान पर हमको जो बुनियादी संरचनाएं दी जा रही हैं वो किस मात्रा में सीमित हैं, और जो मिल रहा है वो हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में अगर जीएसटी की गणना हो और गवर्नमेंट द्वारा ये सेलिब्रेशन किया जाए कि आज हमने 2.1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू वसूला हो, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, ये खुशी की बात आज से नहीं है, ये खुशी की बात अंग्रेज़ों के समय से है, क्योंकि जब ब्रिटेन में अंग्रेज़ यहाँ से ज़्यादा पैसा कमा के जाते थे तो वहाँ की संसद भी खुशियाँ मनाती थी कि आज हमने जो है वो इंडिया में इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आज की हमारी गवर्नमेंट भला जो अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है या जो जीएसटी से पैसा ले रही है वो क्यों ना खुशी मनाए। तो आज ही का डाटा है, एकदम करंट न्यूज़ है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत गवर्नमेंट ने इस महीने में 2.1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पे लोगों से, ग्राहकों से, दुकानदारों से, उत्पादकों से वसूल ली है। और ये जो है उसके लिए मील का पत्थर है। आज तक के रिकॉर्ड में इतना ज़्यादा टैक्स कभी भी भारत में वसूला नहीं गया है, और इससे हमको बहुत खुश होना चाहिए। खुश इसलिए होना चाहिए कि जो है भारत जैसे देश में लोग खरीदने निकले हैं, भारत की अर्थव्यवस्था बूम कर रही है। आपको इतनी देर की बात सुनने पे तो ये लगा होगा कि शायद ये आदमी या तो बखान कर रहा है या तो आलोचना करने वाला है। तो भैया, ना तो मैं बखान करने वाला हूँ और ना मैं आलोचना करने वाला हूँ। मेरा काम है जो फैक्ट्स हैं, जो जनरेशन है उसके पीछे की जो संरचना है और फंक्शनिंग है उसको समझाना, और मैं एकदम निष्पक्ष होकर अपनी बात रखता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि आप जो उत्पादित करते हैं उस पे आपका फ़ायदा कैसे सीमित किया जाता है, और आप जब किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं वो भले ही अपने ही उत्पादन को आप खरीदने जाएं या आपके जो प्राथमिक क्षेत्र के की द्वारा किए गए उत्पादन हैं, अगर उसको द्वितीयक क्षेत्र में मैन्युफैक्चर करके फिर उसको मॉडिफाई करके बेच दिया जाए तो आपसे जो लाभ लिया जा रहा है वो आप कैसे ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं। तो लाभ आप कम पा रहे हैं जहां उत्पादन कर रहे हैं, परंतु आप जब खरीद रहे हैं तो आप जो है टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसको मैं अभी साबित करता हूं, और आप मेरे साथ ये देखिएगा। और मैं पहले कह रहा हूं कि मेरे इस लेक्चर का आप कदापि राजनीतिकरण मत करिएगा, क्योंकि मैं राजनीति और राजनीतिकरण दोनों व्यवस्थाओं से बहुत दूर रहना चाहता हूं। तो आइए मेरे साथ एक झलक देखते हैं कि तुम्हारे पीठ पीछे गेम क्या हो रहा है। गेम ये है बच्चा, आप एक चीज बताओ, एक आदमी मान लिया कि 100 रुपए का गेहूं पैदा किया, ठीक है, 100 रुपए का गेहूं पैदा किया। अगर वो गेहूं 25 रुपए पर केजी है, कितना रुपए केजी है, 25 रुपए पर केजी है, तो वो 4 किलो गेहूं, 4 केजी गेहूं 100 रुपए का बाजार में बेच रहा है। बात समझ में आई? अब इसने जो है इस क्षेत्र में जो पैदा किया, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि उर्वरक पे सब्सिडी तो दी जा रही है, उसके बाद आप गेहूं पैदा करने के लिए जो खेत
में जुताई कर रहे हैं उसमें ट्रैक्टर लग रहा है, और ट्रैक्टर जो है डीजल से चल रहा है, और डीजल पे लगी है जीएसटी। ट्रैक्टर जो खरीदा है उस पे लगा है जीएसटी, और जिस थ्रेसर से गेहूं अंतिम प्रोसेस में पहुंचता है उस थ्रेसर पे भी लगा है जीएसटी। क्योंकि कृषि यंत्र पे दी जाने वाली छूटें आपको पता है कि भारत में किस स्थिति पे है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ अगर इसमें जोड़ दी जाए, उन सब चीज़ों को भी साथ में लेके चला जाए, तो जहाँ पे इस गेहूं की कीमत या लागत होनी चाहिए 50 रुपये, वो जीएसटी 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 करके वो कितना पहुँच गई है, 100 रुपये। बात समझ में आ गई है। अच्छा, इस पे आपको आपके मानक का एमएसपी भी नहीं मिल रहा है कि इस गेहूं की जो कीमत है वो 150 रुपये हो जाए। वो कितनी है, 100 रुपये है, ठीक है ना। क्योंकि एमएसपी का समर्थन गवर्नमेंट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कहती है एक वैश्विक स्तर पर समझौता किया गया है कि भारत की सरकार या किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को इतना ज़्यादा एमएसपी नहीं देगी कि वो जो है बाजार में, वैश्विक बाजार में जाके अधिक मांग करने लगे और उसके मुद्रा की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। समझ रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था का सब्जेक्ट है। आपको मैं कभी आगे लेक्चर में ये चीज़ें आपको समझाऊंगा, पर अभी जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप उसको जो है कान खोल के, आँख जो है बड़ी करके थोड़ा सा देख लीजिए। तो क्या है कि 100 रुपये ये जो है कितना है। अच्छा, अगर इस पे अगर विदाउट जीएसटी गणना करें तो कितना रुपए है, 50 रुपये। इसकी लागत कितनी आनी थी, 50 रुपये। और 50 रुपये इसमें जो है अगर जीएसटी लग गया है, क्या लग गया है, जीएसटी, ठीक है ना। जीएसटी लगने के कारण आपके गेहूं की जो लागत है वो 100 रुपये पहुंच गई है, ठीक। अब ये ग्राहक बेचारा इतना पैदा किया, ठीक, 25 रुपये पर केजी के हिसाब से 4 किलो गेहूं वो 100 रुपये की लागत में वो पैदा कर लेता है, उसको जाता है, अब वो बेच देता है इसको। इसको 100 रुपये की लागत लगी, इसने जो है कहा कि चलो भाई अब थ्रेसर वाले का बाकी है पैसा, पानी का बाकी है पैसा, उसके बाद उसकी भी अपनी जो ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं अपने इसी सोर्स पे डिपेंड है। तो जो है क्यों क्यों डिपेंड है, क्योंकि उसका बच्चा जो है बाहर पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको भी वहाँ जीएसटी भरनी है जिस कोचिंग संस्थान में वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप समझिए, आपने जो है अभी कितना रुपए जीएसटी दिया, 50 रुपये दिया इस पे, इसकी आपने लागत मूल्य बढ़ा दिया, किसके कारण, जीएसटी के कारण। अब जब आप इसको बेचने गए तो एमएसपी के नाम पे आप जान रहे हैं क्या मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिल गया आपको, तो जो है 120 रुपये आपको एमएसपी मिल गई, ठीक ना। आपका लाभ कितना हुआ, 20 रुपये। कितना लाभ हुआ, 20 रुपये। समझ में आई बात। मान लिया आपका शुद्ध लाभ 20 रुपये है, कितना रुपए है, 20 रुपये। अब इसी 20 रुपये में आपको क्या करना है, अपने बच्चों की पढ़ाई या अपने सारे खर्च आपको करने हैं। तो एक जीएसटी आपने यहाँ दे रखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये जीएसटी आपने ही पे किया है, ठीक है ना। तभी जो है आपके गेहूं का मूल्य 100 रुपये पहुंचा है। नहीं, अगर गेहूं का मूल्य 50 रुपये में आप इतना उत्पादन कर पाते और इस रेट पे बेच पाते, तो 50 से 120 के बीच में आपका लाभ कितना हो जाता, 70 रुपये। तो इस गैप को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो ये हो गया आपका शुद्ध लाभ, कितना हो गया, 20 रुपये का। अब इसी 20 रुपये में किसान एक दिन थका हारा बेचारा टहल रहा था, और वो क्या किया, वो सोचा कि मैं थोड़ा सा बिस्किट खरीद के खाता हूँ। अच्छा, सही बात है। अब ये अपने ही गेहूं के बनाए गए बिस्किट की दुकान पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, बिस्किट की दुकान पे, ठीक। अब चूंकि जब बिस्किट गेहूं से बिस्किट बनने में ही प्रोसेस हुआ है, तो उसमें जो मशीनें लगी, जो लेबर वर्क लगा, और उस जिस जो है, जो इसका मैन्युफैक्चरर है, जो इसको बनाया है, जो इसका प्रोड्यूसर है, उसने भी इस पे पैसा दिया था 120 रुपये में। मान लिया कि आपके 120 रुपये के गेहूं में उसने जो है 300 रुपये का बिस्किट बना दिया। 300 रुपये का कितना बना दिया, 300 रुपये का बिस्किट बनाया उसने, ठीक।
300 रुपये का बिस्किट उसने बनाया। अच्छा, अब ये 300 रुपये उसने रेट क्यों फिक्स किया होगा? क्योंकि 120 रुपये का तो उसने गेहूं खरीदा। उसके बाद उसने जो है उसने भी जीएसटी दिया। किस पे जीएसटी दिया? उसने भी जीएसटी दिया, उसने भी जीएसटी दिया। और जीएसटी दे दे करके वो 250 रुपये का अपना जो है बिस्किट बनाया। और बिस्किट बनाने के बाद में वो 300 रुपये का बिस्किट बेच दिया। अब जो है अब 120 रुपये में ही ये जो फाइनल बिस्किट निकल के आया है, कितने का आया है? 300 रुपये का। इस पे दुकानदार या जो भी उत्पादक है उसने भी जीएसटी भरा हुआ है, और इसने भी जीएसटी भरा हुआ है। और ये भी पैसा किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास। ये भी पैसा किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास। बात समझ में आई? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये बेचारा ग्राहक जो है अपना 20 रुपये लेकर के जाता है, या सपोज दैट वो ऐसे करके और भी गेहूं का पूरा पैसा इकट्ठा करके वो जाता है और वो 300 रुपये का बिस्किट खरीद लेता है। तो 300 रुपये पे फिर उसने जीएसटी दिया खरीदते समय। अब भाई अब जब जाएगा खरीदने, क्योंकि माल तो उसी के द्वारा पैदा किया गया है, और उसी के माल में जो प्रोसेस करने में जो इसको लाभ हुआ है वो 250 रुपये की तो इसकी लागत आ गई। 50 रुपये इसने कमाए और 20 रुपये इसने कमाए। तो टोटल जो बीच में पैसा लोगों ने इनकम के रूप में जनरेट किया, 20 तो किया किसान ने और 50 किया कंपनी के मालिक ने। तो टोटल कितना हो गया? 70 रुपये का लाभ जो है पब्लिक सेक्टर में या लोगों के पास आया। समझ में आया? और इस गेहूं का जो मूल्य था वो कितना हो गया? 100 से 130। ठीक है, तो ये लाभ किसके पास गया? ये लाभ गया गवर्नमेंट के पास। अच्छा, दूसरी बात, अब ये गया इसको खरीदने। अब इसने जो है 300 रुपये की खरीद की। एक बार इसने इस पे जीएसटी पे किया हुआ है, तब उसका लाभ 20 रुपये आया है। अब फिर ये जो है 300 रुपये पे फिर इसने जीएसटी दिया होगा। अब जो भी हो 18%, 10% खाने की वस्तुओं पे जो जीएसटी का रेट चल रहा हो, उसने फिर जीएसटी पे किया। तो एक ही आदमी अपने ही माल पे पहले नंबर तो वो जीएसटी के कारण उसका लागत मूल्य बढ़ जाता है। उसके बाद वो जब उसको खरीदने जाता है फिर वो उसको जीएसटी देना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? तो हमारे कहने का मतलब है कि पहला नंबर एक जीएसटी यहाँ कटा, एक जीएसटी यहाँ कटा, फिर जब इसने इसको खरीदने का प्रयास किया तो एक जीएसटी यहाँ लगा। और प्रोडक्ट कितना? प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट है, गेहूं से बना बिस्किट, और बिस्किट को खरीदा फिर किसान ने। समझ में आई बात? तो उसने जो है कितनी बार जीएसटी जनरेट हुई? इतनी बार में एक बार फाइनल प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पादक वस्तुएं हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुएं हैं, उसमें जो फाइनल वैल्यू जो निकल के आती है उसके बीच में कितनी जीएसटी जनरेट हुई। अच्छा, वो भी मैं ऐसे मोटा मोटा एक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो वस्तु का मूल्य, जिस वस्तु का मूल्य मात्र 50 रुपये होना चाहिए था, उसकी कीमत जो है 100 रुपये हो गई। तो 50 तो यहाँ जीएसटी गई। फिर उसके बाद जिस प्रोसेस में उसको मात्र 200 रुपये होना चाहिए था वो हो गई 300 रुपये, तो 100 रुपये वहाँ जीएसटी गई। उसके बाद फिर जब उसको फाइनल उसने उपयोग किया, उसका उपभोग किया, तो फिर उसने उसको जीएसटी दिया। तो टोटल मिलाकर के आप ये देख पा रहे होंगे पूरे फिगर में। एक बार मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ। पूरे फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो जीएसटी का प्रारूप अभी भारत में जनरेट हुआ है वो कितना खतरनाक है। आप समझने का प्रयास करिएगा। सिर्फ इतना समझिए, क्या है कि 50 की वस्तु 100 में, और फिर वो 120 की वस्तु 300 रुपये में। ठीक, और लागत लाभ कितना हुआ? जो इस व्यवसाय में जुड़े लोग, उनको लाभ कितना हुआ? 20 रुपये सिर्फ जो है लाभ किसको हुआ? इसको हुआ, किसान को। और 250 से ये 50 रुपये लाभ हुआ कंपनी वाले को। ये 20 रुपये किसको हुआ? किसान को।
और ये 50 रुपए किसको हो गया, ये किसान को हुआ, और ये 50 रुपए हुआ कंपनी को, ठीक ना। तो टोटल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ कितना हुआ 70 रुपए। और वस्तु 50 से कितने रुपए की हो गई, 300 रुपए की, ठीक ना। अब 50 से 300 रुपए की हो गई, मतलब 250 रुपए किसका हुआ, गवर्नमेंट के खाते में गया। और लोग कहते हैं कि भारत की गवर्नमेंट ने आज 2.1 लाख रुपए की जो है राजस्व वसूली की हुई है, और भारत देश जो है वो ग्रो कर रहा है। और अब आपको एक बात और बता दें, हमारे जो है बाबा हैं वो एक कहावत कहा करते हैं कि एक ही उल्लू काफी था, एक ही उल्लू काफी था गुलजार गुलिस्ता करने को, और हाल गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा हो। समझ में आई बात। मतलब पहले जब देश में या गांव में कहीं 2-3 गांव के बीच में एक सांड या बैल या आवारा पशु आ जाते थे तो उनसे पूरे खेतों को नुकसान हो जाता था। और आज की डेट में तो हर एक खेत में एक नहीं 20-20 सांड आवारा पशु टहल रहे हैं। तो अब तो भैया किसान को जो 100 रुपए का वो 25 रुपए का 4 किलो, मान लो वो 4 किलो पैदा भी कर लेता था, तो अब तो वो 1 किलो पे आ गया है। किस पे आ गया है, 1 किलो पे आ गया है। और गवर्नमेंट इस पे क्या तर्क देती है, गवर्नमेंट तर्क ये देती है कि आप ही के द्वारा छोड़े गए सारे पशु हैं। समझ में आया। अब जुताई तो उसको ट्रैक्टर पे करनी है, जीएसटी इस पे जनरेट होना है। अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से आदमी नहीं चलेगा तो क्या बैलों से जुताई करेगा, अगर बैलों से जुताई करेगा तो कितनी देर में जुताई करेगा। समझ पा रहे होंगे आप हमारी बात। तो ऐसे बांध के पब्लिक को अंग्रेजों ने भी नहीं मारा था। इस तरीके का टैक्सेशन, ये जो जाल बिछा के लूटा जा रहा है, इस तरीके अंग्रेज भी नहीं लूटते थे। कम से कम उनकी जो नीतियां होती थी वो स्पष्ट दिख जाती थी कि हाँ इस तरफ से हमको लूटा जा रहा है। मतलब ये पता रहता था कि हमको सामने से गोली कहाँ से मारी जा रही है। आज की डेट में ये नहीं पता है कि कहाँ पीठ पीछे से गोली चलाई जा रही, क्योंकि कायर हैं सब, उनको पीठ पीछे ही खेलना आता है। और आज से नहीं, ये गरीब मजदूर किसान, इनके साथ जो है बहुत दिन से ये छलावा हो रहा है। कभी मुगल लूटता है, कभी अंग्रेज लूटता है, कभी कहते हैं कि ये शासन सत्ता वाले लूटते हैं। ये सिर्फ लूट ही रहा है, और इसका शायद ये नसीब ही यही है। हमने एक जो है इतिहास के क्रम में एक चीज़ हमने पढ़ा कि जब गुरु गोविंद सिंह जी मृत्यु हुई उनकी, तो उनके प्रधान खालसा सेनापति बंदा बहादुर सिंह की कहानी आप लोग पढ़िएगा। बंदा बहादुर सिंह ने क्या किया कि उन्होंने पंजाब से लेकर के लाहौर तक जो भी किसान थे, जो भी मजदूर थे, जमींदारी प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया। और उन्होंने समाप्त करने के बाद क्या किया, कहा कि जिस जमीन को जो किसान जोत रहा है उस पे अधिकार उसी का होगा। ठीक है ना। तो भारत के जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्गों के लोग मतलब जो जमींदार टाइप के लोग थे, जो शासक वर्ग अपने आप को समझते थे, उन्होंने उनका विरोध कर दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ इसीलिए कि वो गरीबों के लिए एक न्याय उचित व्यवस्था कर रहे थे। वो चाहते थे कि जो मजदूर किसान, जो मेहनत कश आदमी है, उसको भी लाभ में हिस्सा दे सकें, इसलिए उनको मौत के घाट पे उतार दिया गया। ये देश है हमारा भारत देश। अब कहेंगे कि ये अपवाद है, हम तो ब्रिटेन के थोड़ी हैं। अब तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा भारत में, भाई जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो वो भारत के विकास पे निवेश करेगी। तो निवेश क्या करेगी, निवेश यही करेगी कि जिस स्टेट ने सबसे ज्यादा राजस्व दिया है वो कौन है, मुंबई है। कौन है, मुंबई है। ठीक है। और इसी मुंबई गवर्नमेंट में या मुंबई राज्य में जो बढ़िया टैक्स पेयर हैं, जो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, उनका नाम एक आपने सुना होगा, सलमान खान।
वो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, ठीक है, सलमान खान, और इन्हीं के घर पे गोली चल जाती है। ये है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है इनकी सुरक्षा व्यवस्था। जिस गवर्नमेंट में ज़्यादा पैसा जिन्होंने दिया उन्हीं के घर पे गोली चल रही है। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स पाएगी, ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था करेगी, और ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था होगी तभी तो गोली चलेगी। समझ पा रहे हैं? तो गेम अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप बंदा बहादुर सिंह के समय से लेकर के आज तक, या ऐसे बहुत सारे अतीत के उदाहरण हैं जिसको मैं आपको बताऊं तो शायद 2-4-5 घंटे कम पड़ जाएं। तो इतना ज़्यादा मतलब शोर मचाने का या वैसा विषय नहीं है, ये सिर्फ आपके सामान्य समझ पे डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में और कितनी दूर अग्रसरित हो चुके हैं। आपको एक चीज़ नई नई सूचना बता दें, सूरत में, गुजरात में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और वहाँ पे जो भाजपा के अलावा जो विपक्ष दल के कैंडिडेट थे, तो 2 लोगों को जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तुम्हारी साइन गलत है, वो मैच नहीं कर रही है, इसलिए उनको जो है मतलब लड़ाई से ही बाहर कर दिया। और जो निर्दलीय थे वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो 7 के सातों रातों रात अपना बैठ गए, मतलब वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और भाजपा जो गवर्नमेंट है वो इतनी अच्छी गवर्नमेंट है कि उसके प्रत्याशी जो हैं वो निर्विरोध जो है चुन लिए गए। तो अभी वो तो ठीक रहा ये कि डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं और उन्होंने जो है इस मामले को संज्ञान में ले लिया कि हाँ हम वहाँ पे जांच करेंगे कि क्या मामला है क्या नहीं। आप समझ रहे हैं? एक ध्रुव राठी जी हैं, ध्रुव राठी करके एक चैनल है, आप लोग देखिएगा, उन्होंने बताया है कि क्या हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। तो उसमें भी कुछ लोगों ने अलोल जलोल कमेंट किया है और मैं आपसे एक बार खुद विनती करता हूं कि संसाधन के अभी अभाव हैं, मैं वो सारी चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखा पाने में सक्षम हूँ, मतलब सक्षम नहीं हूँ। इसीलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग उनका वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अभी हमारे पीठ पीछे क्या चल रहा है। और आशा ये भी करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को एक निष्पक्ष रूप से अपने आप को खड़े होकर के एज ए नागरिक देखिएगा, एज ए जनता मत देखिएगा, ठीक है ना? अगर एज ए जनता या प्रजा बन के देखेंगे तब आप नागरिकों के अधिकार नहीं समझ पाएंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप एक नागरिक बन के देखिएगा। आप मुझे किसी राजनीतिकरण इसका राजनीतिकरण मत करिएगा। तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे आपको बताया कि 50 रुपए की चीज़ 300 रुपये में हो गई और बीच में सिर्फ 50 रुपया कंपनी वाला पाया और 20 रुपया का प्रॉफिट किसान पाया। अगर किसान ने बिस्किट खरीद ले तो इस पर भी GST दे देगा और इसका जो है इसका लाभ जो लाभांश है वो कहीं 10 रुपये 12 रुपये के आसपास जाकर रुक जाएगा, ठीक है ना? और फिर इस बिस्किट कंपनी को जो है भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदने होते हैं, नहीं तो इस कंपनी पे ED और CBI भी पड़ेंगे। आपको ये भी बता दें, आप तो जानते ही होंगे अभी का मामला जो चल रहा है, ये जो कंपनी है अगर ये ED और CBI उससे बचना चाहती है तो ये बॉन्ड भी जाके खरीदे भाजपा का, नहीं तो फिर ये कंपनी बंद हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? अगर ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो आप एक समझदार नागरिक नहीं हैं। अगर आप ये अंतर नहीं कर पा रहे हैं, एक जो आने वाला जो तूफान है, अगर आप उसका जो डेसिबल है वो अंदाज नहीं पा रहे हैं, उसकी क्षमता आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस लेवल का तूफान आ रहा है और वो कहाँ उड़ा के ले जाएगा, कहीं वो अंग्रेज़ों की गुलामी से बहुत पीछे तो नहीं ढकेल देगा। अगर आप इस चीज़ को लेके डर नहीं रहे हैं, इस चीज़ को लेके अगर आप सजग नहीं हैं, तो इसका दावा मैं कर सकता हूं कि आप एक सजग नागरिक नहीं हैं। आशा है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब मत करिएगा। नमस्कार।